आगे एक हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, सो पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली a difference between current assets and current liabilities। किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट लेते हैं तो हमें दो किस्म का कैपिटल चाहिए होता है। एक वो कैपिटल जो बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए लिया जाता है, और एक वो कैपिटल का पोर्शन होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या रन करने के लिए चाहिए होता है। जो हर वो कैपिटल, वो अमाउंट जो कि बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होगा, दैट इज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर होंगी इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड सो ऑन। जब बिजनेस कंप्लीट सेटअप हो जाएगा उसके बाद अब आपने बिजनेस को ऑपरेशनल करना है। बिजनेस को ऑपरेशन करने के लिए हमें मजीद एक्सपेंसेस की जरूरत है। वी हैव टू बाय द इन्वेंट्री, even that when the inventory will be sold on credit, receivables will be created। हम कुछ चीजें क्रेडिट पर बाय करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो हमें बाद में पे करने हैं। तो ये तमाम उसकी मदद से करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं। इसी को हम नाम देते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट पोर्शन, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग, इसको फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग भी कह सकते हैं। यानी एक, जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप मिनिमम इन्वेंट्री डिफाइन करेंगे कि कितनी मिनिमम इन्वेंट्री होनी चाहिए। जैसे जैसे फिर बिजनेस एक्सपेंड करता है इन्वेंट्री का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप रिसीवेबल की एक पॉलिसी बनाते हैं, और इस पॉलिसी वो जिसको आप मिनिमम कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस एक्सपेंड होगा तो आपके रिसीवेबल भी इंक्रीज होंगे, पेएबल्स भी इंक्रीज होंगे। वो पोर्शन जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसको फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं, और वो पोर्शन जो कि कांस्टेंट रहेगा, यानी जो हमेशा आपका ब्लॉक रहेगा, उसको हम परमानेंट पोर्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल के लिए फंड रेजिंग कहां से की जाती है? फंड रेजिंग, जो परमानेंट नेचर का वर्किंग कैपिटल होता है, इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म फंड्स आपके पास हो, चाहे वो इक्विटी की फॉर्म में हो या डेट की फॉर्म में हो। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के लिए आप शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ जाते हो, क्योंकि मोस्टली बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, रनिंग फाइनेंस जिसको कहते हैं, रनिंग फाइनेंस। इस चैप्टर में जो बेसिक चीज आपको सीखनी है वो रेशियोज है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रेशियो है। अब इसमें तीन रेशियो जो है वो हमारी कवर होती हैं, रेशियोज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। इसमें सबसे पहली रेशियो जो होती है हमारी, दैट इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। What is inventory holding period? The period, या आप इसको इस तरह लिख लें, how many days can be required to convert the inventory into sales। यानी जो मेरे पास एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री मौजूद है उसको कितने डेज रिक्वायर होंगे कि मैं इसको सेल में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि जितनी भी इन्वेंट्री है वो सारी की सारी एक दिन में सेल में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ इन्वेंट्रीज आइटम्स ऐसी होती हैं जो शायद डेली बेसिस पर सेल हो, कुछ ऐसी भी है जो वीकली बेसिस पे सेल हो, कुछ ऐसी भी है जो इससे भी ज्यादा टाइम लेती हो। तो लिहाजा ऑन एन एवरेज कितने दिन आपको चाहिए होंगे कि इन्वेंट्री को आप सेल्स में कन्वर्ट कर सकें? दिस इज नॉन एज इन्वेंट्री
होल्डिंग पीरियड। ठीक है, अब इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज, यहां मैं लिखता हूं फॉर्मूला यूज्ड, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। 365 क्या है, क्योंकि पूरे साल में 365 डेज होते हैं, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो डेज में आएगा। ठीक है, डेज में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह लूं कि आपकी सपोज स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये मैं सिर्फ कुछ डाटा लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल करते हुए, स्टार्ट ऑफ द ईयर inventory balance was equal to 250,000. At end of year, inventory balance was 300,000. इसको आप ये भी कह सकते हो कि दिस वन इज ओपनिंग इन्वेंट्री, और इसको आप कह सकते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री। और साथ में हमें उसने दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी 1.5 मिलियन। अब हाउ कैन वी कैलकुलेट द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड? जी, फार्मूला आपके सामने। इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, इसके लिए आप फार्मूला यूज करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को ऐड करने के बाद आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब इसको आप कैलकुलेट करें तो देखिए क्या बनती है हमारी। ओपनिंग इन्वेंट्री है 250,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 300,000। इसको प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 पर, डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 275,000। दिस वन इज द एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ सेल मेरे पास है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकालते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेरे पास 1.5 मिलियन, ये गिवन है। ठीक है, अब मैं इसकी अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालता हूं तो कैसे निकलेगा? फार्मूला हमने पर लिखा हुआ है, देखिए एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365। तो ये 67 डेज राउंडिंग में आ रहे हैं। दिस इज नॉन एज डेज। अब इसका मीनिंग क्या है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो मैंने कैलकुलेट किया, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी इन्वेंट्री इस वक्त मेरे पास मौजूद है ऑन एन एवरेज, it required 67 days to convert into sales। यानी ये हमारी सेल में कन्वर्ट होगी 67 डेज में। अब क्वेश्चन ये है कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का इंक्रीज होना फेवरेबल है या एडवर्स? इसमें दोनों सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं कि इन द लास्ट ईयर द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड was 75 days। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करें कि पिछले साल 7500 डेज तक हमारा होल्डिंग पीरियड, इस साल 67 डेज है, यानी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम हो रहा है। और जब कम हो रहा है तो ये इट इज फेवरेबल फॉर द एंटिटी। इसका मतलब कि कंपनी के उसको सेल में कन्वर्ट करने के लिए कम टाइम ले रही है, यानी इन्वेंट्री का टर्नओवर ज्यादा है, इन्वेंट्री ज्यादा टाइम में सेल हो रही, कम टाइम में सेल हो रही है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो द सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर एंटिटी because in this year the inventory
will convert into sales by less than 8 days as compared to last year। यानी पिछले साल 75 डेज लग रहे थे इन्वेंट्री को कन्वर्ट होने के लिए सेल में, इस साल 67 डेज लग रहे हैं। इसका मतलब 8 दिन अर्लियर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो यकीनी बात है जब ये कम होगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ठीक है, ये हमारी पहली रेशियो थी जिसको हम नाम देते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इफ एवरेज इन्वेंट्री कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, और ये कब पॉसिबल है जब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट ना हो? सम टाइम एग्जामिनर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं देता, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री देता है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं देगा क्वेश्चन में, सिर्फ क्लोजिंग। तो फिर उस यकीनी बात है मैं एवरेज नहीं निकाल सकता क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं। तो इन दिस केस वी विल यूज क्लोजिंग इन्वेंट्री इन फॉर्मूला। हम जो फॉर्मूला पुट करते हैं उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो फिर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला इस तरह बनेगा, shall be in this case। अब यहां मैं लूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। लेकिन ये सिचुएशन तब यूज करनी है जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन ना हो। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन ना हो, और ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन ना होने की वजह से आप उसको एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पहला फार्मूला था हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का। अब इसी तरह हम सेकंड फार्मूला की तरफ जाएंगे। जी, उसके बाद सेकंड फार्मूला की तरफ जाएंगे और ये है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। It represents that on an average receivables shall be collected in X number of days। जो भी नंबर ऑफ डेज आंसर आता है, यानी इतने दिन में हमें ऑन एन एवरेज रिसीवेबल कलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका आंसर आ रहा है 65 डेज, इसका मतलब है कि आपको रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए 65 डेज रिक्वायर्ड हैं। इट डज नॉट मीन कि तमाम के तमाम जो आपके कस्टमर है वो 67 या 65 डेज में पेमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो इससे कम टाइम में पेमेंट कर रहे हैं, कुछ इससे ज्यादा टाइम में पे कर रहे हैं। सो इसलिए ये मैंने वर्ड यहाँ लिखा ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। और एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू सेम उसी तरह ओपनिंग रिसीवेबल्स, साल जब शुरू हुआ था रिसीवेबल्स कितने थे, प्लस जब साल खत्म हो रहा है तो रिसीवेबल्स कितने, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज नोन एज एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ले रहा हूं, और यहां दो पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, if average receivables cannot be calculated as opening receivables are not given in question,
then use closing receivables in the formula like, अब जैसे नीचे मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, ऐसी सूरत हाल में आप फॉर्मूला लिखोगे क्लोजिंग receivables divided by credit sales into 365. ठीक है. Second, if credit sales are not given या not specified in question, then total sales shall be treated as credit sales. जितनी सेल हुई है वो सारी की सारी आप उसको क्रेडिट सेल ही ट्रीट करोगे. ठीक है. तो उस सूरत में हम फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं, क्लोजिंग रिसीवेबल्स और एवरेज रिसीवेबल्स whatever the case will be divided by, अब मैं यहां पर सिर्फ सेल्स करूंगा into 365. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इस रेशियो के थ्रू आप किसी भी कंपनी के कलेक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को भी मेजर करते हैं. यानी आपकी एक एवरेज कलेक्शन पॉलिसी होती है. अगर उस पॉलिसी से ज्यादा टाइम में आप कलेक्ट कर रहे हैं, इट मींस कि आपके लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है जी. अब इसमें आइएगा, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. इसके हवाले से, at start of year receivables were rupees 125,000. At end of the year receivables were 182,000. Total sales for the year 1.1 million, of which 60% is credit sale, was credit sale. तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज, यानी इसका यहां से सॉल्यूशन ले रहा हूं. फॉर्मूले को गौर से देखिए तो फॉर्मूला नॉर्मल जो यूज करना है वो यही है. इसी को मैं कॉपी करके लाता हूं. एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365. अब मुझे दो चीजें चाहिए. सबसे पहले एवरेज रिसीवेबल्स, और एवरेज रिसीवेबल्स का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2. अब इसको ऐड कर लो, ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, ये 153,500 आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल्स. और दूसरा मुझे चाहिए क्रेडिट सेल्स. अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में टोटल सेल दी हुई है 1.1 मिलियन, लेकिन हमें ये हिंट दिया हुआ है कि 60% सेल जो है वो हमारी क्रेडिट सेल्स है. तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ कि इसी सेल का 60% ले लेता हूँ, जो कि 660,000 आता है. अब मैं अगर इसका फॉर्मूला यूज करूं और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करें, जिसको एवरेज रिसीवेबल पीरियड भी कहते हैं, तो आप फॉर्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है इस लाइन में, ये देखिए फॉर्मूला यूज यहां लिखा हुआ है, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365. अब जैसे मैंने फॉर्मूला पुट किया, 85 डेज आ गए. यानी इसका मतलब कि कंपनी की जो क्रेडिट सेल्स है उसको कलेक्ट करने के लिए एवरेज में 85 डेज लगेंगे. और ये दिस इज टू हाई, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है 85 डेज की. अब यहाँ पर इसको कंपैरिजन करना है. मैं क्वेश्चन के अंदर एक चीज ऐड करता हूँ, वो कहता है कि एवरेज कलेक्शन पॉलिसी जो है हमारी,
कंपनी की वो 60 डेज है। यानी एवरेज में हम जो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे वो हमारे 60 डेज हैं, और एक्चुअली आप कितना टाइम ले रहे हो कलेक्ट करते हुए, 85 डेज। इसका मतलब बड़ा क्लियर हुआ कि या आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है दैट इज नॉट इन अ गुड पोजीशन टू कलेक्ट द रिसीवेबल्स ऑन टाइम। यानी आपका जो रिसीवेबल्स डिपार्टमेंट है, जिसको कलेक्शन डिपार्टमेंट भी कहते हो, वो आपका एफिशिएंट नहीं है। और एफिशिएंट ना होने की वजह से, यानी कस्टमर से इंटरेक्शन ना रखने की वजह से आपकी जो रिसीवेबल्स है वो डिले हो रहे हैं, और इस इट विल पुट अ बैड इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो इन द फ्यूचर। क्योंकि ये याद रखिएगा कि जितने रिसीवेबल्स आपके ज्यादा टाइम लेंगे उतना रिस्क आपका ज्यादा क्रिएट होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्रिएट होगा? क्योंकि आपका बैड डेट्स होने के भी चांसेस हैं। दूसरा, आपकी कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब आपके फंड ब्लॉक होते हैं तो आपकी अमाउंट भी वहां पर ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं सिंपल सी, इसको कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं क्या लिखूंगा? द एक्चुअल रिसीवेबल्स डेज वर 85 days, which were significantly higher than company's policy of collecting receivables in 60 days. It showed poor and inefficient performance of collection department, and it might create risk of losses of bad debts in future। ठीक है, तो यहाँ तो हम इस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। ब्रीफली लिखना होता है कि किस वजह से ये हमारा इंक्रीज होगा या हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो क्या ये फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स सिचुएशन है। ठीक है। अच्छा, अब समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज इन कंपटीशन की वजह से आप अपनी कलेक्शन पॉलिसी को चेंज करते हैं, यानी आप ज्यादा क्रेडिट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। अगर तो ये इस वजह से इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज नॉट अ बैड सिचुएशन, क्योंकि आपने मार्केट को कैप्चर करने के लिए ज्यादा क्रेडिट जो है वो कस्टमर्स को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक जो है वो आप डिसाइड करते हैं। ओके, शेयर स्क्रीन की स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, यू कैन चेक इट। आप जरा देखिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं कि प्लीज शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर करें, चेक कीजिएगा। ओके जी, ओके है, स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद आइएगा थर्ड में। थर्ड रेशियो आएगी मेरी पेएबल्स पेमेंट पीरियड। दिस वन इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रेशियो, जो कि बेसिकली करंट लाइबिलिटी से रिलेट करती है। इससे पहले जो मैंने आपके सामने दो रेशियो कैलकुलेट की, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये दोनों एसेट से रिलेट करती हैं। और जो आपका रिसीवेबल्स पेमेंट पीरियड है, ये आपका पेएबल से रिलेट करता है। ठीक है जी। जी हाँ जी, आपने लिखा क्या, कैश फ्लो आल्सो इफेक्टेड ड्यू टू इनएफिशिएंट कलेक्शन पीरियड। डेफिनेटली अगर आप टाइमली कलेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो कैश फ्लो है वो इफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं अगेन एक चीज रिपीट कर दूं, अगर कंपनी जो है वो ये पॉलिसी के थ्रू इंक्रीज कर रही है, तो पहले वो इस चीज को मेक श्योर करती है कि हाउ मच यानी फर्दर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड।
अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो उसका वो आप कह लें कि उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पहले फुलफिल करती है, उसके बाद फिर पॉलिसी चेंज करती है। लेकिन अगर बगैर पॉलिसी को चेंज किया और आपके रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो ये कैश फ्लो पे बड़ा बैड इम्पैक्ट जो है वो डालेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद पेएबल पेमेंट पीरियड की तरफ आऊंगा और इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले। एवरेज पेएबल्स, ये सारों का फार्मूला आपको एक तरह का ही नजर आएगा, डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 365। ठीक है जी, एवरेज पेएबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 365। ओके, चले नमाज ब्रेक ले लें, उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, नमाज पढ़ लें आप लोग। थैंक यू। ये जरा म्यूट कीजिएगा हेड ऑफिस प्लीज, इसको रिकॉर्डिंग म्यूट कर दीजिए।
पेमेंट पीरियड। जी जी, तो पेएबल पेमेंट पीरियड की बात कर रहे थे। फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 365। तो यहाँ पर भी फार्मूला, पहले मुझे एवरेज पेएबल्स निकालने होंगे और ये कैसे निकलेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, ओपनिंग पेएबल्स प्लस क्लोजिंग पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज पेएबल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ एवरेज payables cannot be calculated as no opening payables are given in question, then we will use the closing payables in formula। यानी आप फॉर्मूला को रिप्लेस करेंगे, एवरेज पेएबल की जगह हम फॉर्मूला पे यूज करेंगे क्लोजिंग रिसीवेबल्स, क्लोजिंग पेएबल्स divided by credit purchase into 365। Number 2, if credit purchases are not specified in question, then we will assume the total purchase as credit, यानी जितनी भी परचेज है हम सबको क्रेडिट परचेज ही ट्रीट करेंगे। और थर्ड, इसमें थर्ड भी है कि इफ परचेजेस आर नॉट गिवन and it cannot be calculated, then we will use formula as। फिर फॉर्मूले के अंदर हम इस तरह चेंज लाएंगे, यानी क्लोजिंग पेएबल्स और एवरेज पेएबल्स डिवाइडेड बाय, अब यहां पर हमें डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। और ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि परचेज सेपरेटली गिवन नहीं होती। ठीक है, ये मैं जरा इसको बोल्ड कर रहा हूं कि फार्मूले में कैसे चेंजेस लाने हैं आपने। ठीक है, अब इसके लिए भी एक छोटा सा डाटा ले लेते हैं, एग्जांपल बना लेते हैं। एट स्टार्ट ऑफ ईयर पेएबल्स वर 110,000, at end of year payables were 132,000, cost of sales आपको गिवन है 782,000। ठीक है, अब वो कहते हैं जी कि पेएबल्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे फॉर्मूले के मुताबिक क्या चाहिए, देखिए एक चाहिए एवरेज पेएबल्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या एवरेज पेएबल कैलकुलेट किए जा सकते हैं। आपने दो चीजें देखनी है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है, आंसर इज यस। तो लिहाजा मैं एवरेज पेएबल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, ये फार्मूला, और इसको कैलकुलेट किया। ओपनिंग पेएबल्स हैं 110,000 प्लस क्लोजिंग पेएबल है 132,000, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया 121,000, ये एवरेज पेएबल्स आ गए। उसके बाद सेकंड चीज मुझे चाहिए फार्मूले के मुताबिक क्रेडिट परचेज, और हमने पढ़ा था कि इफ क्रेडिट परचेज आर नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन,
अब देखो यहाँ कहीं परचेज स्पेसिफाइड नहीं है, वी विल एज्यूम द टोटल परचेज एज क्रेडिट। अब हम टोटल परचेज लेंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट है इफ परचेजेस आर नॉट गिवन एंड इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। देखो यहाँ परचेज गिवन नहीं है लेकिन परचेज कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। और परचेज कैसे निकलती है, परचेज का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, टोटल परचेज का कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इसको प्लस माइनस करोगे तो ये परचेज आ जाएगी। अब क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 782,000, इसमें प्लस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 132,000 और लेस कर दोगे ओपनिंग इन्वेंट्री 110, तो ये परचेज आ जाएगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में परचेज कैलकुलेट ना हो सकती हो फिर सीजीएस लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको इससे कैलकुलेट किया 804, तो लिहाजा यानी एवरेज पेमेंट पीरियड क्या आया, जिसको हम एवरेज सॉरी पेबल्स पेमेंट पीरियड भी कहते हैं। अब इसके लिए हमारा फार्मूला क्या था, एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय टोटल परचेज इनटू 365, यानी 55 डेज आ रहे हैं। यानी अब इट मींस इसका मीनिंग बड़ा क्लियर हो गया कि 55 डेज जो है वो हमें चाहिए पेमेंट करने के लिए। इसकी भी मैं वही डेफिनेशन यहाँ ऐड कर देता हूँ, इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑन एन एवरेज we pay the payables या we discharge the payables in X number of days, यानी कितने दिनों में आप एवरेज में अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर 55 डेज आ रहा है तो इसका मतलब हम अपने सप्लायर्स को जो पेमेंट करते हैं हम 55 डेज में उसको एवरेज में पेमेंट करते हैं। इट मींस कि कुछ सप्लायर ऐसे भी होंगे जिनको हम 55 डेज से ज्यादा का क्रेडिट लिया हुआ है, उनको यानी 55 डेज से ज्यादा डेज में पेमेंट करते हैं, और ऐसे भी पेएबल्स होंगे जो सप्लायर होंगे जिनको हम कम टाइम में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब सम टाइम एग्जामिनर पूछता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्वेश्चन सम टाइम आता है पेपर में कि वो कहता है जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकाल दो। अगर वो कहता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालो तो 3 रेशियो आपको चाहिए, एक इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसमें ऐड करोगे रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड और लेस करोगे पेएबल्स पेमेंट पीरियड, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, और ये नंबर ऑफ डेज में होता है, अगर यही कैलकुलेशन मैं यहां लाऊं तो देखिए इन्वेंट्री को कितना टाइम लगा था। इसी एग्जांपल में तीनों एग्जांपल को इन्वेंट्री जब हमने कैलकुलेट की थी तो 67 डेज में हमारी कलेक्ट हो रही है, रिसीवेबल्स हमारे कलेक्ट हो रहे हैं इन 85 डेज, और पेबल्स जो है जो अभी कैलकुलेट किए वो माइनस करने हैं, क्योंकि पेबल्स लाइबिलिटी है और इन्वेंट्री और रिसीवेबल एसेट है, और एसेट में से लाइबिलिटी हमेशा माइनस की जाती है। इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो जो आंसर आ रहा है 97 डेज, दिस इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल फंड है जो आपका है वो 97 डेज ऑन एन एवरेज ले रहे हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। यानी जो ओवरऑल नेट कैश हमें चाहिए, यानी कितने डेज चाहिए, 97 डेज में वो कैश में कन्वर्ट होगा। दिस इज नोन एज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट में, अच्छा समटाइम एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं, ओवर ट्रेडिंग। व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग? लेकिन जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो आप उस पर फंड ऑब्वियसली डालोगे, उस पर फंडिंग जो है वो इन्वॉल्व करोगे,
इंडल्ज करोगे। वर्किंग कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता है वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मसलन जब एक बिजनेस एक्सपेंड होगा तो ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, आपके रिसीवेबल्स के भी डेज बढ़ सकते हैं, पेमेंट के भी डेज कम और ज्यादा हो सकते हैं। यानी जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती जाती है। ठीक है, तो जब ज्यादा होगी तो मजीद वर्किंग कैपिटल आपको इन करना पड़ेगा बिजनेस में, यानी मजीद पैसा लगाना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग तब क्रिएट होती है जब आप बिजनेस एक्सपेंड करते हो विदाउट इन्वॉल्विंग कैश, यानी आप जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए कैश आप बिजनेस में नहीं लगाते, मजीद कैपिटल नहीं लगाते, बल्कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करते हो फॉर एक्सपेंशन पर्पसेस। ऐसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं जाकर आपको फ्यूचर में कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, सो ओवर ट्रेडिंग, इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग इज सिचुएशन वेयर additional working capital was not brought into business as required by expansion। यानी कंपनी intends to expand with existing resources, यानी वो कोशिश ये करती है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से आप सारा बिजनेस एक्सपेंड कर लो, विच इज नॉट पॉसिबल इन सम टाइम्स। ठीक है, इस सिचुएशन को आप नाम देते हो ओवर ट्रेडिंग। इवन आप इनमें रखिए कि ओवर ट्रेडिंग इतनी डेंजरस चीज है कि आपकी अगर आप टाइमली इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो ये बिजनेस कोलैप्स भी कर सकता है। ठीक है, इवन एक बुक में मैंने पढ़ा, वो बड़ी प्यारी बात लिखता है, वो कहता है कि ओवर ट्रेडिंग is like a cancer in a body। यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप हो जाए, क्योंकि कैंसर नॉर्मली तब आपका हाईलाइट होता है जिस वक्त वो अपना इफेक्ट दिखा चुका होता है। तो इसी वजह से बिजनेस के अंदर कैश को आपको जिस वक्त शॉर्टेज क्रिएट होगी तो आपको नजर आएगा, यानी ओवर ट्रेडिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इट इज वेरी डेंजरस। सो हाउ कैन वी सर्वाइव इट? सो इसके लिए हम पढ़ेंगे सिम्टम्स। जैसा किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिम्टम्स हैं, तो ओवर ट्रेडिंग के भी कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब वो कौन से हैं इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें पहला सिम्टम ये है कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड has increased over time, over the period। यानी आपका जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि इस चीज को शो कर रहा है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन देखो, इन्वेंट्री का इंक्रीज होना सिर्फ वाहिद सिम्टम नहीं है। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है और आप कैश इन्वॉल्व कर रहे हैं बिजनेस में तो डजंट मैटर, उसमें कोई मसला नहीं। ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगी जो मैं लिख रहा हूँ। नंबर 2, रिसीवेबल्स collection period has also increased over the period। यानी आपके रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस एक्सपेंड करोगे तो आप मजीद कस्टमर को मोटिवेट करोगे, हायर क्रेडिट टर्म्स दोगे, जिसकी वजह से रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर 3, पेबल्स पेमेंट पीरियड was increased over the period, over the time। अब पेबल्स पेमेंट पीरियड इंक्रीज हो रहा है, और ये मोस्टली कब इंक्रीज होगा? देखिए, जब आप कैश बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ जाए, रिसीवेबल आपके बढ़ना शुरू हो जाए, ज्यादा टाइम लें पेमेंट करते हुए, तो डेफिनेटली आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप पेबल्स को टाइमली पेमेंट नहीं कर सकोगे, पेबल भी इंक्रीज होंगे। लेकिन फोर्थ को भी आपने साथ देखना है कि कैश बैलेंसेस वर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। आपके बिजनेस के कैश बैलेंसेस जो है वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रहे हैं।
होना शुरू हो जाए। ये जब चारों कंडीशन फुलफिल हो जाए, इसको हम कहते हैं सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप कैलकुलेशन करते हो और ये चारों चीजें हमें नजर आती हैं, तो दिस सिचुएशन कैन बी स्टेटेड एज ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं डाटा जो ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये 2 सालों का है, 2020 का और 2019 का, 2 सालों का डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसका पहले इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालते हैं। मतलब गिवन है, सपोज मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा कि यहाँ पर 67 डेज है और पिछले साल ये 60 डेज थे। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड लास्ट ईयर में आपका 40 डेज था, इस साल बढ़कर 50 डेज हो गया। पेएबल्स पेमेंट पीरियड इन डेज, ये भी मैं लिखता जाता हूं, ये इन डेज है। पेएबल्स पेमेंट पीरियड सपोज 35 डेज और पिछले सफर 25 डेज से 10 डेज बढ़ रहे। और कैश बैलेंस एट एंड ऑफ ईयर इन रुपीस, पिछले साल कैश बैलेंस हमारे पास 225,000 था, इस साल कैश बैलेंस जो है हमारा पास 11,000 हो चुका है। अब अगर इन चारों सिचुएशन को देखें, तो ये मैंने एक ऐसी एग्जांपल बनाई जो ओवर ट्रेडिंग को जो है वो हाईलाइट कर रही है। इसमें पहला सिम्टम हमने पढ़ा था, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हैज इंक्रीज ओवर दैट पीरियड। देखो 2019 में आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 60 डेज था, जो बढ़कर 67 डेज हो गया। Receivable period number 2, receivable collection period has also increased over the period. 2019 में आपका रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 40 डेज था, जो कि अब इनहांस होकर 50 डेज पर चला गया। तो ये दोनों सिम्टम्स को अगर मैं यस और नो करूं तो ये यस आ रहे हैं। थर्ड सिम्टम हमने पढ़ा था कि पेएबल्स पेमेंट पीरियड वाज इंक्रीज्ड ओवर द टाइम। अब 2019 में मेरे पास पेएबल्स 25 डेज था और 2020 में पेएबल्स 35 डेज है, तो लिहाजा ये भी आपका इंक्रीज हो रहा है। और फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश बैलेंसेस वर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। यू कैन सी कि 2019 में आपका कैश बैलेंस 225,000 था, जो कि डिक्लाइन हुआ और डिक्लाइन होने के बाद 11,000 पे आ गया, जो कि बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रहा है। तो यस, तो आप इसको नीचे लिखोगे कि दिस कंपनी इज इन अ सिचुएशन ऑफ ओवर ट्रेडिंग। अब इसको बेसिकली आप ओवर करने के लिए क्या करना है, सिंपल एक ही सिचुएशन है, एक ही चीज है कि आपको बिजनेस के अंदर जितना मजीद वर्किंग कैपिटल चाहिए वो आप उसमें इनपुट करें, ताकि बिजनेस को प्रॉपर्ली एक्सपेंड किया जा सके। ठीक है, ये बेसिक, इसको एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग, या ये सिचुएशन ओवर ट्रेडिंग है या नहीं, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें ये 3 रेशियो जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एग्जामिनर पूछ सकता है। और जब वो आपसे कहता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालो, तो तब भी यही 3 रेशियो निकालनी है जो अभी हमने डिस्कस की। ठीक है, तो ये 3 रेशियो पर पूरा चैप्टर बेस करेगा। अच्छा, अब मैं आप जरूर देख लूं कौन से क्वेश्चन थे। चलिए, पास्ट पेपर का आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर विंटर 2019, क्वेश्चन नंबर 3 और 5। कैश ऑपरेटिंग साइकिल, मैंने अभी बताया कि हाउ मच कैश इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वर्किंग कैपिटल इज नोन एज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर आपके बिजनेस को एक्सपेंड हो रहा है और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको मजीद वर्किंग कैपिटल चाहिए, मजीद पैसा चाहिए, और आप बिजनेस में उसको यानी इन नहीं कर रहे, पैसा बिजनेस में नहीं लगा रहे, तो ओवर ट्रेडिंग सिचुएशन माइट क्रिएट। यानी
आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो शॉर्ट कैपिटल से, ठीक है, उसको हम ओवर ट्रेडिंग की तरफ लेके जाते हैं। सिम्टम्स मैंने बता दिया आपको। ओके, पेमेंट पेबल पीरियड डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा ये तो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन किया है। ओके, समर 2017। इन्वेंट्री टर्नओवर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें कोर्स के में नहीं है प्लीज, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट का जो हमने डिस्कशन की थी कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, कोई भी मेथड यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो मैंने पहला मेथड बताया था मिक्स वाला, वो ज्यादा रिकमेंडेबल है। अगर आपका न्यूमेरिकल जो है उसमें आंसर ठीक नहीं आ रहा, अभी आपने किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, तो क्या उसके मार्क्स मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने एरर कहाँ की है। वैसे स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं, उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिलते हैं। जी, लिक्विडिटी रेशियोज भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। विंटर 2020, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ओके, देखें आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कुछ लॉजिक नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग। आप कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं लगाएंगे बिजनेस में तो कैसे ओवर ट्रेडिंग जो है वो डिटरमिन करेंगे, तो फिर तो आप बिजनेस करें ही ना। फिर तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस करना है तो फिर इन चीजों को देखना पड़ेगा, आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि कहीं पर ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही जो ओवर ट्रेडिंग की तरफ आपको बिजनेस में लेके जा रही है। ठीक है, अगर तो ओवर ट्रेडिंग की तरफ लेके जा रही है तो आपने उसको मैयर करना है। ठीक है, ओके, शट डाउन टॉपिक, शट डाउन तो मैंने करवा दिया हुआ है। ओके, अच्छा अब आइएगा लिक्विडिटी रेशो, वो भी वर्किंग कैपिटल में ही है, वो भी कर लेते हैं। दो रेशो हैं लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, व्हाट इज लिक्विडिटी, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज लिक्विडिटी। इसको हम कहते हैं कंपनीज एबिलिटी टू डिस्चार्ज इट्स करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम करंट एसेट्स when it be, when these became due, यानी जब आपकी करंट लाइबिलिटी ड्यू होगी, ड्यू डेट आएगी, आपके पास सफिशिएंट फंड मौजूद हो उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए फ्रॉम करंट एसेट्स, तो याद रखिएगा हम कह सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी बेटर है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर आपके पास ड्यू डेट आ चुकी है और आपके पास रिसीवेबल्स कलेक्ट नहीं हुए या इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट नहीं हुई, सेल में कन्वर्ट नहीं हुई, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास कैश नहीं होगा पे करने के लिए। सो हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी हैज डिक्लाइंड इन दिस सिचुएशन, लिक्विडिटी हैज डिक्लाइंड। सो लिक्विडिटी रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो जहां से आप किसी भी कंपनी की कैश पोजीशन को, शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन को मैयर करते हैं। इट हेल्प्स टू मैयर द शॉर्ट टर्म cash position of the company. इसमें दो बड़ी फेमिलियर रेशियोज होती हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। एक होती करंट रेशियो। व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो इज द रेशियो, is liquidity ratio which establishes the relationship between current assets and current liabilities.
यानी लिक्विडिटी रेशियो, ऐसी लिक्विडिटी रेशियो जिसके अंदर आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के दरमियान रिलेशन जो है वो क्रिएट करते हो। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सिंपल, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसकी अगर मैं सिंपल एग्जांपल ये लूं, किसी भी बिजनेस के आपके करंट एसेट जो हैं वो अगर 152,000 हैं और करंट लाइबिलिटीज आपकी 72,000 हैं, तो व्हाट विल बी द करंट रेशियो? सिंपल, आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, जो कि आ रहा है, अगर इसको हम डेसिमल तक देखें तो 2.11। यानी कंपनी के पास, ये क्या बता रहा है कि कंपनी के पास ₹2.11 के एसेट्स, करंट एसेट मौजूद हैं ₹1 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। यानी इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो इसका आंसर को इंटरप्रेट इस तरीके से कर सकता हूं मैं, द कंपनी हैज ₹2.11 of current assets in order to discharge ₹1 of current liability. अब इसमें कितनी रेशियो होनी चाहिए, क्या 2 हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से कम हो, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कई बुक्स में पढ़ते हैं, इन सम बुक्स यू विल से द नॉर्म ऑफ दिस रेशियो शैल बी 2, लेकिन साथ ये वर्ड भी लिखा हुआ है। यानी इसको अगर मैं इस तरह कहूँ, नॉर्म का मतलब कि नॉर्मल रेशियो कंपनी की ये होती है कि कंपनी के पास ₹1 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए कम से कम ₹2 के करंट एसेट होने चाहिए। ठीक है, यानी डबल होने चाहिए। लेकिन इससे आगे वो लिखता है कि बट इट इज नॉट hard and fast rule and it depends upon nature of business। ये बिजनेस की नेचर पर, यानी कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी नेचर ऐसी है कि जहां पर आपकी ये रेशियो 2 भी बहुत कम है, यानी कम से कम 5 to 6 जाती है। और ऐसे भी बिजनेस है जहां पर करंट रेशियो जो है वो आपकी 1 से भी कम होती है या 1 तक होती है और उसको कोई कैश प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज फ्रॉम दिस रेशियो कि ये लिक्विडिटी बेटर है या नहीं, जब तक के इस रेशियो को मैं बाकी रेशियोज के साथ जो ऊपर डिस्कस किए हैं और जो नीचे डिस्कस करेंगे उसके साथ उसको इंटरप्रेट नहीं करता। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विद दिस रेशियो, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूं। देखिएगा, in the last year current ratio was 1.50, ये लास्ट ईयर थी। और दिस ईयर current ratio was let's say 2.1, इसी को ले। अच्छा, अब देखिए, जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं कि लास्ट ईयर आपके पास ₹1 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए ₹1.50 मौजूद थे, और इस साल आपकी लाइबिलिटी को ₹1 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए 2.11 के एसेट मौजूद है। बजाहिर तो ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी, लेकिन इट इज नॉट सो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पुअर एंड इनएफिशिएंट रिसीवेबल्स या कलेक्शन डिपार्टमेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो टाइमली कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो रिसीवेबल बढ़ेंगे, रिसीवेबल बढ़ेंगे तो रेशियो बढ़ेगी। इसका मतलब रेशियो बढ़ने की एक रीजन ये भी हो सकती है कि इसके अंदर आपकी इनएफिशिएंसीज मौजूद है जो कि ये रेशियो हाइड कर रही है।
ये तो बजाय नजर आ रहा है कि ₹2.11 पे जा रही है, पहले ₹1.50 था, तो कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं ₹1 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। हालांकि फैक्ट ये है कि ये इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इंक्रीज इनएफिशिएंसीज की वजह से हो। इसी तरह ये भी हो सकता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाज पुअर, यानी आपने जो इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, जो भी मैनेजर है वो पुअरली उसको मैनेज कर रहा है। जब पुअरली मैनेज करेगा तो फिर ओवर स्टेट तो होगी इन्वेंट्री, और जब इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी तो ये आपकी रेशियो बढ़ेगी, हालांकि इट इज नॉट अ गुड साइन। सो प्लीज कीप इन माइंड कि इसका इंक्रीज होना, कभी ये नहीं कहूंगा कि ये बेटर है जब तक कि मैं इसको बाकी रेशियो के साथ लिंक नहीं करूंगा। ठीक है, ये इस रेशियो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसके बाद दूसरी रेशियो आती है, कोर लिक्विडिटी रेशियो, एंड दिस रेशियो इज नोन एज क्विक रेशियो। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, इसके 3 नाम है। ठीक है, दिस इज अनदर लिक्विडिटी रेशियो which establishes the relationship between liquid assets and current liabilities. यानी ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का रिलेशन क्रिएट नहीं कर रही, बल्कि ये रिलेशन क्रिएट कर रही है लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटीज का। अब करंट एसेट और लिक्विड एसेट में फर्क क्या है, तो पहले जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर लिक्विड एसेट्स? इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, द करंट एसेट्स which can be converted into cash on demand without losing its significant value. ये मैंने डेफिनेशन बताई, इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन, यानी एक चीज तो क्लियर है कि जितने भी लिक्विड एसेट हैं वो करंट एसेट होना जरूरी है, यानी करंट एसेट में से ही लिक्विड एसेट होंगे, बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट लिक्विड एसेट्स, क्योंकि सिर्फ वो करंट एसेट लिक्विड होंगे जिसको जब मैं चाहूं कैश में कन्वर्ट करवाना, मैं कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूं और उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा कमी ना आए। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री एक ऐसा करंट एसेट है, इसको अगर मैं फौरन कैश में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करता हूं तो याद रखिएगा इसके वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आएगा, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, यानी बड़ी तेजी से डिक्लाइन, बल्कि कई दफा तो मार्केट में इसकी प्राइस 50% पर जा पड़ती है एकदम सारी की सारी अगर इन्वेंट्री का बेचता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम नॉन लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है लिक्विड एसेट्स को? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, अगर दिए हो, ज्यादातर नहीं दिए होते प्रीपेड एक्सपेंसिव, इसको जब मैं दो इसमें से लेस कर दूंगा तो ये लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है इसका वो क्या बनेगा, करंट एसेट की बजाय लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फार्मूला हम यूज करेंगे इस रेशियो के लिए। ठीक है, अब इसी एक एग्जांपल इसी का मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूं एक एग्जांपल में। करंट एसेट्स जो है, अब यहां पर एसेट्स इंक्लूड, इस तरह डाटा लेता हूं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस 57,200, receivables 91,500,
अदर रिसीवेबल्स, ये कर लें इसको अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स 16,100, accounts payable, inventory 114,500, और इसके अलावा उसने करंट लाइबिलिटीज दी हुई 135,200, ठीक है। और आपसे वो कहता है जी कि आप लिक्विड रेशियो निकालो, कैलकुलेट क्विक रेशियो, अब जब क्विक रेशियो निकालूंगा तो मुझे दो चीजें चाहिए। सबसे पहले लिक्विड एसेट्स चाहिए, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेंगे? अभी ये फार्मूला आपके सामने लिखा है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। देखो पहले करंट एसेट्स को देखें, यहाँ टोटल करें तो ये टोटल आ रहा है 279,300, ठीक है। ये क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है 279,300, ये मेरे करंट एसेट्स आ गए। इन करंट एसेट्स में मैंने दो चीजें लेस करनी, एक इन्वेंट्री और एक मैंने लेस करना है प्रीपेड, जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। अब इसको लेस किया तो ये लिक्विड एसेट्स आ गए। अब इसको डिवाइड करना है मैंने करंट लाइबिलिटीज पर, और करंट लाइबिलिटीज मेरी आ गई हैं, वो गिवन है क्वेश्चन में 135,200। जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो दैट इज नॉन एज क्विक रेशियो, क्विक और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, कोई भी नाम दे सकते हो। अब जब इसको डिवाइड कर रहा हूं 164 divided by 135,200, that is 1.22। अब ये शो ये कर रहा है सेम वही मीनिंग कि कंपनी के पास 1.22 रुपीस के, यानी 1 रुपीस 22 पैसा के करंट एसेट, सॉरी लिक्विड एसेट्स मौजूद हैं, 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने, ठीक है। तो इस रेशियो का एक एडवांटेज ये है कि इसमें अगर इन्वेंट्री पुअर मैनेजमेंट हो रही है तो उसने उसका इफेक्ट इसमें से हाइड कर दी है, लेकिन स्टिल रिसीवेबल्स इसके अंदर इंक्लूड है। और इसको अगेन इस रेशियो को, जो इन रेशियोज को जब मैं वर्किंग कैपिटल रेशियोज के साथ लूंगा तब जाकर बेहतर इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ठीक है। ये इस चैप्टर की चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अच्छा, अब आप लोगों के क्वेश्चन काफी ज्यादा मेरे सामने आए हुए हैं। अब आप लोग ये कह रहे हैं जी ये वाला क्वेश्चन करवा दो, ये वाला करवा दो। ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट पॉसिबल टू सॉल्व हियर, ठीक है। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा, और मैं सारे क्वेश्चन तकरीबन करवा चुका हूँ। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो मैं आपके सामने करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। लेकिन पहले जरा रेशियो से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लें, ठीक है जी। ओके, अब ये समर 17 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन देखिए, मैं साथ साथ बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट का है, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है, ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। और ये आपका मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये कर चुके 2017 का है, और ये अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज रिलेटेड टू बजट्स, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन जो है ये वही एनपीबी वगैरह का है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेक और बाय का है, ठीक है। तो रेशियो का मैं देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उस चीज को क्लियर कर लेते हैं हम। समर 18 में देख लें।
समर 18 में इसमें भी रेशियो का नहीं आया हुआ, इसका वर्किंग कैपिटल का। पास्ट हिस्ट्री जो है वो आपकी बड़ी क्लियर है कि इसमें से कम ही दे रहा है वो। एनपीवी, आईआरआर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और बजट। समर 21 ओके, ब्रेक इवन। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये पेपर देखिएगा, पेपर है आपका समर 2021, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं इनलार्ज करता हूँ आपके सामने। देखो क्वेश्चन 7 थ्योरी का है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और उससे पिछली क्लास में वहां से आप इसको तैयार कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल को, थ्योरी को। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है इसको देखते हैं। ओके, ये आपका शट डाउन से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे अभी आपने कहा जी शट डाउन नहीं कराया, शट डाउन मैंने बिल्कुल करवाया हुआ है। इसमें सिंपल ये देखना होता है कि अगर हम शट डाउन कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट क्या है और हमारी कॉस्ट क्या है। अगर बेनिफिट ज्यादा है, जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, ये हमने किया हुआ है क्लास में डिस्कस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो जो बेनिफिशियल होगा उसके मुताबिक हम करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, Impreza company is considering the elimination of its packaging department. Management has received an offer from an outside firm to supply all Impreza's packaging needs. To help in making the decision, Impreza's chief executive has asked the CFO for the analysis of the cost of running Impreza's packaging department. Including in that analysis is rupees 99,100 of rent, which represents the packaging department allocation of the rent on Impreza's factory building. If the packaging department is eliminated, the space it used will be converted to storage space. Currently, Impreza's rents storage space in nearby warehouse for rupees 110,000 per year. The warehouse rental will no longer be necessary if the packaging department were eliminated. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल। उससे दो चीजें डिस्कस की है। वो ये कह रहा है कि आपके पास एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, कंपनी ये सोच रही है कि इस डिपार्टमेंट को बंद किया जाए, क्योंकि एक एक्सटर्नल पर्सन जो है, आउटसाइडर जो है, वो हमें ऑफर कर रहा है कि जो आप पैकेजिंग आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम आपको करके देंगे। तो यही बात है, जब हम आउटसोर्स करेंगे तो हमें अपना इंटरनल जो है वो बंद करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो ये बता रहा है कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है, रनिंग कॉस्ट इंप्रीजा पैकेजिंग की, उसके अंदर एक 99,100 की अमाउंट ऐसी है जो हम रेंट एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली उसकी बिल्डिंग का वो हिस्सा जो आप पैकेजिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो बिल्डिंग का जो टोटल रेंट है उसको एलोकेट कर रहे हो, 99,000 आपको रेंट इसका एक्सपेंस बन रहा है। ठीक है, इफ द पैकेजिंग डिपार्टमेंट इज एलिमिनेटेड, अगर हम इसको खत्म कर देते हैं तो आप वो जो स्पेस खाली होगी उसको यूज करोगे अपने स्टोरेज पर्पस के लिए। इस वक्त आप स्टोरेज कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के पास और 110,000 आप उस पर पे कर रहे हो रेंट। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको बंद करता हूं तो 110,000 जो मुझे पे करना पड़ रहा है वो मुझे बेनिफिट हो जाएगा। तो वो लिखता है, डिस्कस ईच ऑफ द अमाउंट गिवन इन अबव सिनेरियो विद रिकॉर्ड ऑफ इट्स रेलेवेंस इन द डिपार्टमेंट क्लोजिंग डिसीजन। ये सिर्फ डिस्कस करना है कि ये जो अमाउंट्स दी हुई है उसकी रेलेवेंस क्या है। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज 110,000 वेयरहाउस रेंटल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये किस टाइप की कॉस्ट है, और छोटे छोटे से क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के दिए हुए, 10 और 10 20 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप देखिए इसमें आप क्या करोगे, समर 2017 था, नहीं समर 2021
क्वेश्चन नंबर 8 और शट डाउन ऑपरेशंस। पार्ट ए की बात करूं तो इसमें दो अमाउंट दी हुई है, एक 99,100 जो आप रेंट एलोकेट कर रहे हो पैकेजिंग डिपार्टमेंट का, ठीक है। आज मैं लिखता हूं दी फैक्ट्री is on rental basis, on rental, and rent was allocated to packaging department at rupees 99,100, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस पूछ रहा है डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि देखें, अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो मेरा सवाल ये है, क्या ये जो फैक्ट्री का रेंट आपका कम हो जाएगा, सेव हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, ये सेव नहीं होगा। 99,100 की जो अमाउंट आ रही है ये आपको तब भी पे करनी पड़ेगी। मतलब ये तो बिल्डिंग का एक पार्ट है। मतलब आप चलो मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि 4,50,000 का रेंट दे रहे हो, उसका एक डिपार्टमेंट है पैकेजिंग, जिसको आप 99,000 या 1 लाख रुपए का रेंट चार्ज कर रहे हो। अब अगर मैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट बंद कर देता हूँ तो मुझे 4,50,000 पूरा पे करने पड़ेगा बिल्डिंग का रेंट, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा द फैक्ट्री रेंट कॉस्ट is fixed nature, is a fixed cost, and it cannot be avoided if the decision relating to closure of packaging department will be made। अगर मैं ये डिसीजन कर भी देता हूं कि उसको क्लोज कर दो, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो मेरी फिक्स कॉस्ट है और ये अवॉइड नहीं होगी, ठीक है। देयरफॉर इट हैज नो सिग्निफिकेंस और इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का वर्ड लिख लो, ऑन डिसीजन मेकिंग। यानी इसको मैं डिसीजन मेकिंग में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, एंड therefore and hence ignored in this decision। इस डिसीजन में आप इस कॉस्ट को इग्नोर करो। ये पहला हिस्सा है जो उसने कॉस्ट का बताया। अभी इसका दूसरा भी कॉस्ट है, ये 110,000 की, ठीक है। ये भी पूछ रहा है आपसे। पहले तो लिख रहा है ईच ऑफ द अमाउंट गिवन इन द अबव सिनेरियो, तो अभी तो मैंने एक अमाउंट ली है, अब दूसरी लेंगे 110,000। ओके, अब मैं लिखता हूँ जी इसका नंबर 2 पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 है। मैं थोड़ा क्लैरिटी में कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको नजर आ जाए एक एक चीज। पॉइंट नंबर 2, ओके ओके जी। तो ये जो आपकी कॉस्ट है ना 110,000, वो क्या कह रहा है कि अगर पैकेजिंग डिपार्टमेंट जो है उसको हम क्लोज करते हैं तो यकीनी बात है वो स्पेस जो है वो हमारे पास खाली हो जाए, which can be used by the company for its storage purposes। हम इसको स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। और इस वक्त करंटली आप इन्हें एक और वेयर हाउस हायर किया हुआ है स्टोरेज पर्पसेस के लिए, जहां पर 110,000 पर मंथ आप कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो ऑब्वियसली मैं, चूंकि स्पेस खाली होगी, तो मैं उस वेयर हाउस को खाली कर दूंगा और आप उसकी स्टोरेज इसमें ट्रांसफर कर दूंगा, जिसकी वजह से 110,000 मेरा सेव हो जाएगा और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग पर आएगा, ठीक है। तो इसको अब हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और मैं ये लिखूंगा द फैक्ट्री, बल्कि यहाँ पर इस तरह स्टार्ट कीजिएगा, if the
बल्कि करंट सिचुएशन लिखते हैं, करेंटली पैकेजिंग डिपार्टमेंट is used for in pizzas packaging if it shall be closed, then space will be available and this can be used for company's own storage. अब आइएगा at that time company has used the hired storage place for on rupees 110,000 per month rent. अब मैं डिसीजन में आता हूं कि if the decision of closure will be made by management, they can move storage to in-house storage place and can save rupees 110,000 per month, which is purely relevant to this decision. ये purely relevant है इस decision से। याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सिर्फ उस कॉस्ट को, उस बेनिफिट को लेते हैं जो उस डिसीजन की वजह से जिसमें चेंज आए। अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, जैसे फिक्स कॉस्ट की मैंने एग्जांपल दी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी हम कोई भी यानी इसको हम इग्नोर करेंगे डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। ठीक है। अब पार्ट बी जो है वो छोटा सा पार्ट है, उसमें भी वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, और वो कह रहा है कि बताइए कि ये जो व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज रुपीज 110,000 फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। तो मैं यहां पर ये छोटा सा जवाब है, द कॉस्ट ऑफ warehouse rental of rupees 110,000 per month shall be treated as relevant या variable cost element as it will change as result of this decision। ठीक है। जब मैं ये डिसीजन लेता हूं तो यकीनी बात है चेंज कैसे होगी, क्योंकि मेरे पास स्पेस खाली होने की वजह से मैं इस वेयर हाउस को वेकेट कर दूंगा और उसकी वजह से 110,000 कॉस्ट सेव हो जाएगी। इस फैक्ट को मैं यहाँ पर एक और तरीके से भी लिख देता हूँ, द रेंटल कॉस्ट रिलेटिंग टू वेयर हाउस of rupees 110,000 shall be saved if decision of closure of packaging department shall be made। ठीक है। ये समर 2021 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने ये करवा दिया आपको, और इसके अंदर भी रेशियो नहीं है। अब जरा विंटर के क्वेश्चन भी देख लें। एनपीवी वाला क्वेश्चन फर्स्ट,
ये हम कर चुके हैं। मेक और बाय भी हम कर चुके हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी हो चुका है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हो चुका है। बजट भी हम कर चुके हैं। इस पेपर में तकरीबन सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने। रेलिवेंट कॉस्ट भी हो चुके हैं। एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इस पेपर में भी कोई रेशियो नहीं आई आपको, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। अभी मैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें भी नहीं आया हुआ। इसमें भी नहीं है। 2019 में देख लो, इसमें कहीं पे भी आई थिंक आपको पास पेपर में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। यस, इसमें भी नहीं है। अब लास्ट पेपर है क्योंकि 2021 विंटर में नहीं है, ये तो मैंने चेक किया। इसमें भी थ्योरी क्या है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो पिछले पेपर में हमने पढ़ा, सेम वही। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं। विंटर 16 क्वेश्चन 6, लास्ट पॉइंट। जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि सर आई थिंक दैट सिचुएशन थर्ड पार्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग डिसीजन दैट हाउ मच थर्ड पार्टी विल चार्ज फॉर पैकेजिंग एंड इंक्रीजर्स प्रोडक्ट्स। ये इससे पिछला डिसीजन होता है जो उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया हुआ है कि हम क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमें डिस्कस यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ये मेक और बाय डिसीजन से रिलेट करता है कि हमें इन हाउस बनाना चाहिए या नहीं, वो उसने दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब मैं एक आधा क्वेश्चन ओपन करता हूँ विंटर 2019 का। आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 का, विंटर 2019। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें ये पेपर है विंटर 2019। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, डिटरमिन द रिडक्शन इन कैश बैलेंस दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू यूज ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम। अभी ये डिस्कस करेंगे, ऊपर लिखा होगा कि इसमें क्या फीचर्स हैं, उसके मुताबिक हम देखेंगे कि वो कह रहा है कि कितना कैश बैलेंस जो है वो उसमें रिडक्शन होगी दैट कैन बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम। दूसरा, डिटरमिन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सिस्टम अज्यूमिंग 5% रिटर्न ऑन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। if the number 3, if the annual cost of lockbox system is 75,000, should such a system be initiated? Okay, इसमें 3 पार्ट हैं, तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। The gold company currently has a centralized billing and collection system. Payments are made by all customers to central billing locations. It requires on average 4 days for customers mailed payment.
to reach the central location. 2 additional days are required to process payment before a deposit can be made. ठीक है, यानी अब ये सारी सिचुएशन देखो, इस वक्त यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है उसमें वो ये कहना चाह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कंपनी इस वक्त जो है वो आपका यूज कर रही है सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम ये है कि आपके जितने भी आउटलेट्स हैं या जितने भी आपकी लोकेशंस हैं, बिल वहां से नहीं होता, बिल सेंट्रल से होता है, जिसको हेड ऑफिस का नाम चलो दे लो। और उसके लिए 4 दिन चाहिए कस्टमर मेल पेमेंट टू रीच द सेंट्रल लोकेशन, यानी 4 दिन तो आपको मेल में चाहिए। और 2 एडिशनल डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस पेमेंट बिफोर ए डिपॉजिट कैन बी मेड, और 2 दिन और चाहिए ताकि उस पेमेंट को प्रोसेस किया जा सके। फर्म हैज अ डेली एवरेज कलेक्शन ऑफ 500,000। The company has recently investigated the possibility of initiating a lockbox system. It has estimated that such a system, customer mailed payment would reach the receipt location 3 days sooner. यानी 3 दिन पहले हमें आ जाएगी, और further the processing time could be reduced 1 additional day, और एक मजीद दिन कम हो जाएगा प्रोसेसिंग टाइम में भी, because each lockbox बैंक would pick up mailed deposit twice daily। ठीक है, क्योंकि वो दिन में 2 मरतबा करती है, उसकी वजह से सेव हो जाए। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो पहला वो कहता है बताइए कैश बैलेंस जो है उसमें कितनी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखिए सिंपल सी लॉजिक है, आप एक दिन आपको जो कैश, एक दिन का जो कैश कलेक्शन है वो आपकी 500,000 है। ठीक है, और नेचुरल सी बात है जब 500,000 आपकी एक दिन की कलेक्शन है, और पहले 6 डेज लग रहे थे कलेक्शन करते हुए, 6 डेज। ठीक है, और अब वो जो बता रहा है कि वो 3 और 1/4 डेज लगेंगे। सो कितना बैलेंस रिड्यूस होगा। देखिए पहले 6 डेज में पेमेंट प्रोसेस होती थी, और अब प्रोसेस हो रही है आपकी 5 डेज 4 डेज में। इसका मतलब 2 डेज आप डेली सेव करोगे। ठीक है, अब इसकी तरफ आता हूँ, इसके सोल्यूशन की तरफ। और ये पेपर है जी मेरे पास, विंटर 2019, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए। देखिए एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आते हैं, एग्जिस्टिंग डेज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस पेमेंट। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें 2 डेज आ रहे हैं। देखें पहले आप इसको मुख्तसरन लिखिएगा, मेल्ड टू सेंट्रल लोकेशन, मेल्ड टाइम। चलो मुख्तसर कर लेते हैं, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड। वो कह रहा है जी कि इस पे आपके 4 डेज लगेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से 2 एडिशनल डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस पेमेंट, प्रोसेस पेमेंट के लिए 2 डेज लगेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 6 डेज लग रहे हैं। अच्छा अब आइएगा इसमें फर्दर, if lockbox system is used, then number of days required। जी, इसमें जो मेल टाइम है वो देखते हैं कितना हो गया। क्वेश्चन के मुताबिक वो कहता है जो मेल टाइम है वो 3 डेज सूनर होगा, 3 डेज सूनर। अब देखो 4 दिन पहले लग रहे थे, अब 3 दिन आपके सूनर हुआ तो 1 डे लगेगा। और प्रोसेस पेमेंट में भी वो कह रहा है कि एक दिन कम हो जाएगा तो ये भी 1 डे लगेगा, यानी टोटल इसमें 2 डेज लगेंगे सिर्फ प्रोसेस करने। तो सेविंग इन डेज, कितनी सेविंग हो गई जी डेज में, 6 माइनस 2, 4 डे सेव होंगे। और पर डे कलेक्शन कितनी है,
और ये उसने क्वेश्चन में दी हुई है 500,000। ये देखिए, द फर्म हैज डेली एवरेज कलेक्शन ऑफ 500,000। तो इट मींस कि आपका जो कैश बैलेंस है आपके पास ऑफिस में वो आपका कम हो जाएगा, यानी कैश रिडक्शन जो होगी वो बनेगी 500,000 इंटू 4। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज द आंसर। पार्ट ए का मेरा आंसर ये आ जाए 2 मिलियन। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। Determine the opportunity cost of present system assuming 5% return on short term investment। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप देखो एग्जिस्टिंग हमने निकाला हुआ है 6 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त कैश बैलेंस जो है हमारा एग्जिस्टिंग कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक दिन का 500,000 है और 6 डेज हमें लग रहे हैं प्रोसेस करते हुए। तो हमें जो बैलेंस रखना है पार्ट बी में, इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ये बनेगा 500,000 इंटू 6, 3 मिलियन। और आपकी जो रिटर्न है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे, यानी अगर यही पैसा आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाएं तो आप 5% जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी 3 मिलियन का 5%, which is 150,000। This is the answer of part number 2। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इसी तरह थर्ड पार्ट देखिए, if the annual cost of lockbox system is 75,000 should such system be initiated। देखिए, अब यहां कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि अगर हम लॉक बॉक्स सिस्टम लेकर आते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट क्या लगेगी और बेनिफिट क्या होगा। तो कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम, और ये क्वेश्चन में दी हुई है 50,000। ठीक है, और इसको मैं माइनस में लिखूंगा क्योंकि ये कॉस्ट है। लेकिन बेनिफिट क्या है, लेकिन आपके 4 डेज सेव हो रहे हैं, यानी टोटल जो कैश रिडक्शन हो रही है 2 मिलियन। जब इतना कैश कम होगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो और सेविंग कर सकते हो, यानी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जो बनेगी, बल्कि इसको आप ये लिखिए इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखें, इस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेव हो जाएगी, कैश बैलेंस कितना कम होगा, 2 मिलियन। लेकिन ये बात है, जितना कम होगा उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी और इसका 5% आपको सेव हो जाएगा। ये 2 मिलियन ये वाली अमाउंट है जो 4 डेज वाली है। अब इसको कैलकुलेट करो, ये बेनिफिट है 2 मिलियन इंटू 5%, ये बन रहा है 100,000। अब जरा इसका नेट बेनिफिट देखिएगा, नेट जो है वो बेनिफिट आपका 50,000 का है। अच्छा, लॉक बॉक्स सिस्टम की सॉरी कॉस्ट जो है वो 75 है, मैंने 50 लिखी है, 75 तो फिर भी बेनिफिट है 25,000 का मुझे बेनिफिट होगा अगर मैं इस सिस्टम को अप्लाई करता हूं। ठीक है, दिस इज नॉन एज नेट बेनिफिट। तो व्हाट शुड वी डू, द कंपनी शुड buy lock box system as it will enhance net profit of rupees 25,000। इससे 25,000 का
मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो कंपनी को ऐसा करना चाहिए। ठीक है जी, ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 कहा, इसको भी देख लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ये है, इवेल्युएट whether offering discount to customer is financially viable or not, make appropriate recommendations। कि क्या हमें कस्टमर को बेनिफिट डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं। अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपने देखना है कि अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो मेरे एक्सपेंस कितने बढ़ेंगे और दूसरी तरफ मेरा बेनिफिट क्या होगा। अगर बेनिफिट कॉस्ट से एक्सीड करेगा तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ मूव करोगे। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन देखिएगा, ये रिसीवेबल मैनेजमेंट से रिलेट करेगा क्वेश्चन। डैश डॉट पी के company is a business, is in e-business which trades solely over the internet. In the recent year end, company had sales of rupees 30 million with contribution to sales ratio of 25%. All sales were on 30 days credit to commercial customers and bad debts were 2% of credit sales. ट्रेड रिसीवेबल्स वर रुपीज 5 मिलियन। देखें इस वक्त इसने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। वो कह रहा है कि कंपनी की इस वक्त सेल जो है वो 30 मिलियन है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और CS रेशियो जो है, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, वो 25% है। ऑल सेल्स वर ऑन 30 डेज क्रेडिट, यानी हम इस वक्त जो सेल कर रहे हैं वो 30 दिन के क्रेडिट पे कर रहे हैं, यानी हर 30 दिन के बाद हमें कस्टमर से पेमेंट मिलती है। और बैड डेट्स जो है वो क्रेडिट सेल का 2%। ठीक है जी, ये इस वक्त की सिचुएशन हमें सारी बताई हुई है। और ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख। ये 5 इंफॉर्मेशन जो मैंने हाईलाइट की है इसके लिए इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, इन ऑर्डर टू एनकरेज कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम, Dash.pk company proposes introducing an early settlement discount of 1% for payment within 30 days. Sorry. अच्छा, अब वो कह रहा है जी कि अपने कस्टमर्स को इनकरेज करने के लिए कंपनी कह रही है जी कि हम 1% डिस्काउंट जो है वो आपको ऑफर करते हैं, while increasing its normal credit period to 45 days। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, वैसे 30 दिन का क्रेडिट, वो कह रहे हैं जो 30 दिन में पेमेंट करेंगे उसको 1% डिस्काउंट है, और अगर वो 45 दिन में पेमेंट करेंगे तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं, यानी क्रेडिट डेज बढ़ा दी। It is expecting that sales volume will increase by 10%. Sales volume will increase by 10% due to offering discount। वो कह रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो हमारा 10% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा अगर हम विदाउट चेंजिंग CS रेशियो ऑन एवरेज 50% of customers will take the discount and pay within 30 days। 30% of the customers will pay after 45 days and 20% of customers will not change their current paying behavior। बैड डेट 0.5, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और ये इट विल टेक टाइम। तो इसको चूंकि मेरे पास सिर्फ 5 to 6 मिनट्स है, तो इस क्वेश्चन को आज मैं स्किप करूंगा और कल इसको हम इंशाल्लाह, और मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं इस मीनवाइल। ये क्वेश्चन कल पे रख लेंगे तो इस पे टाइम लगेगा, काफी लेंथी। ओके, आप लोग एक काम कीजिएगा प्लीज, जो जो क्वेश्चन आप नहीं किए भी रहते हैं आप उसे हाईलाइट कर लें, और कल की हमारी जो क्लास होगी ना उससे पहले आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं सारे नोट करूंगा, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आपका, ताकि वो मसला जो है वो रिमूव हो जाए। ओके।
अब समर 17 का आपने क्वेश्चन दिया था, विंटर 2020 क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी देख लेंगे, छोटा है तो कर लेंगे। विंटर 2020 क्वेश्चन नंबर 8, हाई लो मेथड्स। ठीक है जी। ये बेसिकली सिंपल ये होता है कि इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आप सेपरेट करते हो। ठीक है। Z लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिंगल आउटलेट। प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर मई एंड जून आर एज फॉलोज। ये सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और नेट प्रॉफिट। तो कहता है यूजिंग द हाई लो मेथड टू स्प्लिट फॉलोइंग कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल है, इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये बजट में हमने डिस्कस किया था। इसको हम ब्रीफली डिस्कस, एक मैं कर लेता हूं, एक आप कर लेंगे इसमें। देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को पहले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में देखें तो हमें बेसिकली मई की कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है 55,000 और सेल है 50,000। ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ सेल जो मई की है और जून की, सेल्स कितनी है हमारी मई की 80,000 और जून की 90,000। यहां से हमने कैलकुलेट करना है चेंज, यानी इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हो रही है। देखिए 90,000 माइनस 80,000, और इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल जो मई की है वो दी हुई है 50,000 और जून की है 55,000। ये कितनी इंक्रीज हो रही है 5,000। ठीक है। तो ये जो 5,000 आई है ये वेरिएबल कॉस्ट है। उसने कहा है फिक्स्ड और वेरिएबल अलग कर दो, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आपकी चेंज होती है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब मैंने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करता हूं कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालने। ठीक है। ये तो वेरिएबल कॉस्ट निकल आई ना, एक आंसर निकल आया। अब यहां पर मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलेगी, सेल्स का सॉरी 50%, यानी 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। सेल का 50% वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है। अब मैंने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, पहले आप लीजिएगा टोटल कॉस्ट, कोई भी ले ले। मई की टोटल कॉस्ट है हमारी 50,000 और जून की 55,000। इसमें से लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल का 50% है, सेल्स का 50%। देखो यहां सेल है 80,000, इसका 50% मैं लेता हूं जो बनेगा 40,000। इसी तरह इसका भी सेल का 50% लेते हैं 45। अब अगर इसको लेस करूंगा, चाहे यहां से निकालें वहां से निकालें, आंसर सेम आना चाहिए। ये देखिए, तो ये कोई एक आंसर आप लिख देंगे, दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज द हाई लो मेथड। ये मेरे जो मैंने आंसर निकाले हैं ये आंसर है इसके। सेम इसी तरीके से सेम यही मेथड आपने लगाना है और आपने कैलकुलेट करना है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को, जो 8,000 और 9,000 है। ठीक है जी। सेम इसी तरह, अलबत्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात कर रहा है ना, वो आपकी बड़ी क्लियर है। देखिए अगर सेल मेरी 80,000 होती है तो कॉस्ट 15,000 है, सेल 90,000 है तो कॉस्ट 15,000 है। चूंकि कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में सिंपल एक लाइन लिखिएगा,
कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट as it was not changed with change in sales। ये सारी की सारी कॉस्ट जो है ये आपकी फिक्स कॉस्ट ही कंसीडर होगी, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एंड पे आप ना ये सॉल्व करके एक टेबल बना लेंगे और इसका सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर आप वेरिएबल लिख दें और यहाँ आप लिख दें फिक्स्ड। ठीक है, और इसमें आप लिख दें कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो परसेंटेज में लिखनी है, 50% है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो अमाउंट में लिखनी है, दैट इज 10,000। असल में ये जो आंसर है ना वो ये है 50%, दिस वन। ठीक है, और दूसरी आप खुद निकालेंगे, ये जो है सेम इसी तरीके से सेलिंग कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट जो है उसमें आप वेरिएबल में 0 करेंगे और फिक्स्ड में आप कर दोगे 10,000 15,000 जो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो ये हिस्सा आपने खुद कैलकुलेट करना है, इसी को कॉपी करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया। बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करें। और ये मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।